हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कल के एग्जाम्स के लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं कोर कोर्स 9 के लिए। तो चलिए हाजिर है आपके बीच यह वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन, हु डिफाइंड पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह हुआ कि किसने कविता को जिंदगी की आलोचना कही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आर्नल्ड। राइट, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लिरिकल बैलाड्स पब्लिश्ड। लिरिकल बैलाड कब पब्लिश हुआ था? एंड द आंसर इज लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड इन ऑप्शन बी 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, in his preface to lyrical ballads, Wordsworth calls for poetry to be written in what kind of language? यानी लिरिकल बैलाड जब लिखा गया तो इसके प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में क्या कहा कि किस भाषा में इसे लिखा जाना चाहिए? द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड विद अ ब्रीफ एडवर्टीजमेंट विदाउट। यानी पहली बार जब इसे छापा गया था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड को, तो ये बिना प्रीफेस के छपा था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्सवर्थ जस्टिफाइज द यूज ऑफ मीटर एंड कंडेम द यूज ऑफ ऑप्शन सी पोएटिक डिक्शन। यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मीटर का यूज अवश्य करें, लेकिन वे पोएटिक डिक्शन यानी जो ढांचा होती थी कविता की, बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उसको नहीं मानते थे, उसका विरोध करते थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ पोएट डिफर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल नॉट इन नेचर बट इन इमेजिनेशन। सबकी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं, तो इंडिविजुअल तौर पे वो अलग नहीं होता है, लेकिन उसकी कल्पनाएं अलग हो सकती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 7, when was preface to the lyrical ballads published? The right answer is 1800। इसका सेकेंड एडिशन जब हुआ था जिसमें प्रीफेस जोड़ा गया था वो 1800 में पब्लिश हुआ था। Question number 8, what was the name of Charles Dickens' first novel published in 1837? तो पहला जो उपन्यास उनका जब पब्लिश हुआ था 1837 में, आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा उपन्यास 1837 में पब्लिश हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी द पिकविक पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन को रिवर्स करके ही पूछा जा सकता है कि द पिकविक पेपर्स जो था वो कब पब्लिश हुआ था, जिसे चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया, या फिर द पिकविक पेपर्स किसके द्वारा लिखा गया था या कब लिखा गया था। ऐसे क्वेश्चंस घुमा के भी आ सकते हैं, तो आप इसमें से 3 क्वेश्चन समझ सकते हैं। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Next question, what was Charles Dickens' last unfinished novel? यानी कि जो नॉवेल उन्होंने पूरा नहीं लिखा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन बी एडविन ड्रूड। दिस वाज द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकेंस आइडियलिज्म इज फाउंड इन विच ऑफ हिज नॉवेल। अगर आप डिकेंस के आदर्शवाद को देखें तो किस नॉवेल में दिखाई पड़ता है? यहां ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, A Tale of Two Cities। Next question, who runs the home for young orphans where Oliver lives for 9 years in Oliver Twist? ये BBMKU स्टूडेंट्स के लिए है। तो ओलिवर ट्विस्ट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि वह घर कौन चलाता था यंग ऑर्फेंस का जहां ओलिवर रहता था। Here the option is option B, Mrs. Mann। Question number 12, which 3 characters आर ऑल रिलेटेड टू ओलिवर। तो इसमें से कौन से कैरेक्टर्स जो थे वो जो ओलिवर से संबंध रखते थे? यहां ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर्स रियल नेम इज एडवर्ड लीफोर्ड। तो यहां किस कैरेक्टर का वास्तविक नाम एडवर्ड लीफोर्ड था? यहां ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dickens wrote Oliver Twist in response to what piece of legislation? Then option B, किस कानून के खिलाफ उसने लिखा था, किसके रिस्पॉन्स में लिखा था?
ऑप्शन बी द न्यू पुअर लॉ. Question number 15. What does Nancy pretend to be in order to drag Oliver back to Fagin? Fagin से वापस खींचकर लाने के लिए नैन्सी ने क्या प्रिटेंड किया था कि ओलिवर की वो कौन है? तो ये बताया ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओलिवर्स सिस्टर. क्वेश्चन नंबर 16. हु नेम्स ओलिवर? ओलिवर का नाम ओलिवर किसने दिया था? इसका सही आंसर है मिस्टर बम्बल. A is the right answer. Next question. When was Charles Johns Hupham Dickens born? ये उनका पूरा नाम था चार्ल्स डिकेंस का. तो इनका जन्म कब हुआ था? Then the right answer is 7th February 1812. This is the right answer. 7th February 1812. Next question. Besides being an idealist, which Victorian novelist was also a realist? तो इसमें जो नाम आएगा वो आएगा चार्ल्स डिकेंस का. ठीक है, वो एक आइडियलिस्ट भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे. ठीक है, और रियलिस्ट भी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. वेयर इज द स्टोरी of Hard Times which was written in 1854 set? Then the answer is option C, Coketown. Question number 20. Whom does Louisa marry? Louisa किससे शादी करती है? Option C, Mr. Bunderby. Next question. Where does Tom hide before he flees the country? इससे पहले कि वह देहात भाग जाता है वह कहां छुपता है? Option D, circus. Question number 22. What name was given to the workers at Bunderby's factory? Bunderby's factory का नाम क्या दिया गया था वर्कर्स का? Option A, the hands. Next question. Who stole from Mr. Bunderby's bank? Bunderby बैंक से किसने चोरी की थी? Tom Gradgrind. Option A. Next question. In Pride and Prejudice, what is the profession of Mr. Wickham? तो मिस्टर विकहैम क्या थे? एक आर्मी ऑफिसर थे. आर्मी ऑफिसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट इज मिस्टर डार्सीज फर्स्ट नेम? उनका फर्स्ट नेम क्या था? ऑप्शन डी, फिट्जविलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट ईयर वाज द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिश्ड? Option D, 1813. Next question. Complete the quotation. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a option C, wife. ये ओपनिंग लाइन है इस नॉवेल का, प्राइड एंड प्रेजुडिस का. तो यहां जो कहा गया है कोटेशन, यह सच्चाई है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आदमी के पास अगर अच्छा धन दौलत है तो उसके बाद उसको जब सबसे जरूरत की जो चीज होती है वह एक अच्छी पत्नी की होती है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ? ऑप्शन बी, लॉन्गबॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉवेल एंड्स विथ, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये जो नॉवेल है उसका अंत कैसे होता है? तो ऑप्शन डी, Bingley marrying Jane and Darcy marrying Elizabeth. Right? Next question. Who prays of Wickham convincing him to marry Lydia? तो Wickham को कौन पे ऑफ करता है? तो इसमें सही आंसर है डार्सी, क्योंकि डार्सी को प्रेम हो जाता है अब एलिजाबेथ से और वह घर के सारे जिम्मेदारियां उठाने लगता है. तो डार्सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डार्सीज स्टेट कॉल्ड? डार्सी के स्टेट का नाम क्या था? यहां ऑप्शन है पेम्बरले. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ? मिस बिंगले जो है वो एलिजाबेथ से डिसलाइक क्यों करती थी, यानी उनसे नफरत क्यों करती थी? इसका यह जवाब है कि सी इज जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, यानी डार्सी एलिजाबेथ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next question. What reason does Wickham give Elizabeth for his
डिसलाइक ऑफ डार्सी, वह डार्सी से क्यों नफरत करता था? विकहैम डार्सी से क्योंकि वह मानता था कि डार्सी ने उसे चीट किया था उसके इनहेरिटेंस में. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन दैट मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टीज इंटेल्ड? इनके प्रॉपर्टी को एक तरह से स्टैंड बाय में रखा गया था, उनको नहीं मिल रही थी उनकी संपत्ति. इसके पीछे कारण यह था क्योंकि यह संपत्ति सिर्फ उसको मिलती अगर कोई उसके लिए मेल इनहेरिटर होता. यानी ऑप्शन बी, इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय अ मेल. कोई मेल को ही उनकी संपत्ति मिलती, यानी पुरुष को मिलती. लेकिन उनकी 5 बेटियां थी, मेल नहीं था कोई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड इज नेम्ड. इट्स शार्लोट लूकस. ऑप्शन बी. Question number 36. How does Mr. Darcy offend Elizabeth at the first ball? पहली बार जब डार्सी की भेंट एलिजाबेथ से होती है तो किस प्रकार एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति गुस्सा हो जाता है? इसलिए क्योंकि ऑप्शन डी, ही रिफ्यूजेस टू डांस विथ हर. वह इनकार कर देता है एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री as enunciated by Matthew Arnold in the study of poetry. Poetry is, तो इसका सही आंसर है is a criticism of life governed by the laws of poetic truth and poetic beauty. पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था इसी से लिया गया है. Poetry is criticism of life. So option B is the right answer. Question number 38. Matthew Arnold lived during which of the following years? Option C is the right answer, 1822 to 1888. Next question, the revolt against the classical school had been started by which writers? किन writers के द्वारा क्लासिकल स्कूल को रिवोल्ट किया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया था, विद्रोह किया था और उसके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी. Then option B is the right answer, Burn and Copper. Next question. The blank was a turning point in the British political history of 19th century. 19वीं शताब्दी ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाला एक बिल था. ऑप्शन सी, रिफॉर्म बिल ऑफ 1832. फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, जर्मी बेंथम. What was Thomas Hardy's last novel? तो इनका लास्ट नॉवेल था Jude the Obscure. Option B. Next question. Who was appointed as poet laureate after William Wordsworth? William Wordsworth के बाद जो poet laureate बने थे वो कौन थे? Tennyson. Option B. Which novel by Charles Dickens is generally regarded as the first Victorian novel? Then option B is the right answer, The Pickwick Papers. Question number 45. Who was the leader of Pre-Raphaelite group of artists in England? Then the answer is option B, D.G. Roggetti. Lectures on Shakespeare is the work of, तो यह वर्क है कॉलरीज का, S.T. Coleridge. Who wrote Confession of an Opium Eater? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डी क्वेंसी. Who wrote the critical essay Literary Reminiscences? Then option C is the right answer, De Quincey. Question number 49. Who wrote a famous book or work Tales from Shakespeare? तो ये चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही पॉपुलर प्रोज वर्क है. चार्ल्स लैम्ब ने इसे लिखा है, इसीलिए इसको लैम्ब्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी कहते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड written in 1874 is the work of option B, Thomas Hardy. So dear students, thanks a lot for watching the video. Keep watching and sharing. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.